नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अनूप कुमार आपके अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग रिवाइज करने वाले हैं साइंस को। ठीक है, वो भी जो मेन चैप्टर्स हैं, जो मुख्य आपके चैप्टर्स हैं, और उसमें जो चैप्टर में भी जो कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ टॉपिक्स निकल के आएंगे, जो कि जिन टॉपिक्स पे जो है पूरा आपका चैप्टर आधारित होगा, तो उन टॉपिक्स को हम बढ़िया तरीके से समझते हुए कवर करेंगे। और साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि समय भी आपका बहुत ज़्यादा ना लगे। फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 10th में हैं, 12th में हैं, या फिर आरआरबी, रेलवे ग्रुप डी, या फिर एनटीपीसी एंड एमएमएस, या फिर और कोई एग्जाम जिसमें आपकी साइंस पूछी जाती है, तो उसकी तैयारी के लिए आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के पाठ नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, इसको हम देखेंगे। मात्र और मात्र एक पेज ही है आपका, और इसमें जो इसके कह सकते हैं कि जो कीवर्ड हैं, तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे मात्र एक वीडियो में, बहुत ज्यादा 15 से 20 मिनट में। ठीक है, चलिए भाई पढ़ते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि आपके भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, और उनकी परिभाषा या उन्हें हम कैसे व्यक्त करते हैं। तो कहा गया वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है कि जैसे जो भी पदार्थ होगा तो उसका आकार क्या होगा, आपका रंग क्या होगा, रूप क्या होगा, अवस्था क्या होगी। कह रहा कि इनमें जो है आपका परिवर्तन होता है। भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, परंतु रासायनिक संगठन और गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि जो उस वस्तु के भौतिक गुण होते हैं उनमें तो परिवर्तन होता है, लेकिन जो रासायनिक गुण या संगठन होते हैं तो उन पे कोई भी प्रभाव इस प्रकार के प्रकार के परिवर्तन का नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। फिर आगे देखिए, रासायनिक परिवर्तन किन्हें कहते हैं? जिन पदार्थों के संगठन एवं रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। मतलब वो जो पदार्थ है उसके रासायनिक गुण अगर उनमें परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। फिर आगे हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, या किसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके, जब भाई क्रिया करोगे तो कम से कम दो पदार्थों का तो होना आवश्यक है, क्योंकि दो से कम पदार्थ मिलेंगे तो क्रिया होगी ही नहीं। पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। कह रहा है या तो दो पदार्थ लीजिए या दो से अधिक पदार्थ लीजिए, जब उनमें आपस में क्रिया होगी तो कम से कम एक पदार्थ का तो नया निर्माण होगा ही, इससे ज्यादा भी हो सकता है, जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। एक इसने कंडीशन और बताई है कि जो नया पदार्थ बनेगा और जो नया पदार्थ बना है उसका जो मूल पदार्थ था तो उसके गुण जो है उससे भिन्न भी होने चाहिए, आपके रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के तहत ही रासायनिक अभिक्रिया आपकी होती है उसके तहत ही हम परिवर्तनों को रखते हैं। रासायनिक जो आपकी अभिक्रिया होती है उसमें इन परिवर्तनों को रखते हैं। कौन से? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया, आई होप कि समझ में भी आ रहा होगा। फिर रासायनिक अभिक्रियाओं को इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत द्वारा अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। क्या है भाई ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत? परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए परस्पर संयोग द्वारा नए पदार्थों का निर्माण करता है। तो ये आपका कौन सा सिद्धांत है? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्या है इसमें बताया गया है कि परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए
परस्पर संयोग द्वारा नए पदार्थों को बनाता है, उनका निर्माण करता है। तो इसी सिद्धांत को या इसी फैक्ट्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ओके, चलिए आगे देखते हैं। रासायनिक समीकरण के बारे में दिया गया है। रासायनिक समीकरण ऐसी रासायनिक समीकरण एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद और प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। इसमें कह रहा है कि भाई जो रासायनिक समीकरण होंगे तो कम से कम उसमें जो है आपकी कितनी चीजें होनी चाहिए, एक तो अभिकारक होना चाहिए कि कौन कौन से पदार्थ उसमें भाग ले रहे हैं, कौन कौन से तत्व जो है आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो एक तो कह रहा कि वो होना चाहिए। फिर उसके बाद भी प्रक्रिया मतलब अभिक्रिया के बाद में भी कोई ना कोई चीज बनेगी, उत्पाद बनेगा। तो कह रहा है कि दो चीजें कम से कम होती हैं और इन्हीं के प्रतीक के रूप में जब हम व्यक्त करते हैं इनको, तो वही आपका कहलाता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, आगे देख लेते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों बाएं और दाएं ओर में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्योंकि संतुलित का मतलब ही होता है भाई दोनों तरफ बराबर, ना किसी तरफ ज्यादा और ना किसी तरफ कम। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आई होप जो है समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं। संयोजन अभिक्रिया, जैसा कि शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा, संयोजन मीन्स क्या होता है, जब हम किसी कम से कम दो चीजों को मिलाकर के कोई एक चीज बनाते हैं तो उसी को बोलते हैं संयोजन। मतलब उसमें चीज मिलती है, मिलेगी तब जाके एक चीज का निर्माण होगा। देखते हैं इसको। जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक, कह रहा या तो तत्व हो सकते हैं या तो फिर वो यौगिक हो सकते हैं, इनमें से कोई एक हो सकता है। संयोग करके, संयोग का मतलब क्या होता है भाई मिलकर के, प्लस का निशान लगा लो, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। सीधी सी बात है, जब कोई दो पदार्थ मिलेंगे यहाँ पे और अभिक्रिया करेंगे तो बाद में कोई भी एक पदार्थ का निर्माण होता है। अगर ऐसा है तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया के तहत ही रखते हैं या फिर हम उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं, तो इसे भी देख लेते हैं। जैसा कि वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, वियोजन या अपघटन का मतलब होता है तोड़ना, टूटना। ये इसके ठीक उल्टा होता है भाई। संयोजन में कम से कम दो पदार्थ मिले, ठीक है, तब एक पदार्थ का निर्माण हुआ, और ये इसके ठीक उल्टा होता है, कोई एक पदार्थ होता है और वो कम से कम फ्रेंड्स आपके दो भागों में टूटता है, तो इसी को बोल देते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। वे अभिक्रियाएं जो बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा, बाह्य कारक कौन कौन से होते हैं, जैसे वायु हो गई है, तापमान हो गया है, ऊष्मा हो गई है, या फिर फ्रेंड्स आर्द्रता हो गई है, तो इन्हें बोलते हैं बाह्य कारक, या दबाव हो गया है। ठीक है ना, तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, बाह्य कारक द्वारा लघु यौगिकों में अपघटित हो जाती है, परंतु अपघटन के पश्चात कारकों को हटाने पर भी मूल रूप से प्राप्त नहीं होती, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये अभिक्रियाएं प्रायः ऊष्मा, कह रहा है अभी मैंने बताया ना बाह्य कारक, तो बाह्य कारक को यहाँ पे जो है एक्सप्लेन कर रहा है। ये अभिक्रियाएं प्रायः ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत अपघटन द्वारा संपन्न होती हैं। ये प्रायः अनुत्क्रमणीय होती हैं। ठीक है, चलिए अगला टाइप देखते हैं भाई, विस्थापन, या इसे हम प्रतिस्थापन भी कह सकते हैं अभिक्रिया। तो ये क्या होती है, आइए समझते हैं। वे अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, इसे प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो कह रहा कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ में दो तत्व मौजूद हैं, इनमें एक ज्यादा शक्तिशाली है और एक कमजोर है, तो भाई सामान्यता ऐसा ही होता है, जो शक्तिशाली आदमी होता है तो वो जो कमजोर आदमी पे हावी हो जाता है, तो वो जो है उसको अपने अंडर
में कर लेता है। इसमें भी वही चीज है, एक बार क्या फिर से पढ़ें, चलिए फिर से पढ़ते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। वे अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, यही तो मैंने बताया है। ये कैसा आदमी है समझ लीजिए, ये जो है शक्तिशाली आदमी है। कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से, ये कमजोर है बेचारा, उस तत्व को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। प्रतिस्थापन या विस्थापन का मतलब ही क्या होता है, हटा देना किसी को, ठीक है, उसकी जगह से हटा देना और उसकी जगह को खुद ग्रहण कर लेना, उस पर कब्जा कर लेना, यही कहलाता है विस्थापन। चलिए नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। दो वर्ड हैं और वर्ड से ही क्लियर हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, जब कोई भी दो तत्व या यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इसमें ऊष्मा जो है फ्रेंड्स वो रिलीज होती है, वो निकलती है आपकी। ऊष्माशोषी में उल्टा होता है, ऊष्माशोषी में जो है वो पदार्थ खुद जो है ऊष्मा को ग्रहण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं। उस वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। निर्मुक्त होने का मतलब पता है क्या, छोड़ना, ठीक है ना। क्या मतलब होता है, छोड़ना, बाहर निकालना, तो उसको बोलते हैं हम निर्मुक्त ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एवं जिनमें ऊष्मा अवशोषण होता है, मतलब ऊष्मा को ग्रहण करना, अपने में समाहित करना, इसी को बोलते हैं अवशोषण। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो क्या दोनों चीजें क्लियर हुई हैं या फिर नहीं? आई थिंक तो फ्रेंड्स जो है क्लियर ही हुई होंगी। बहुत स्लो स्पीड में मैं समझा रहा हूं और आई थिंक बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूं। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, और ऐसे आपके दोस्त जो क्लास 10th में हो या फिर ऐसे एग्जाम जिसमें साइंस पूछी जाती है तो वहां तक इस वीडियो को अवश्य ही शेयर करने में हमारी हेल्प करें। ओके चलिए भाई, अब पढ़ते हैं ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। तो ये क्या होती है, ऑक्सीकरण को पहले पढ़ते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, मतलब अलग होते हैं। क्या अलग होंगे भाई, कह रहा है कि परमाणु या अणु, परमाणु कौमा अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। कह रहा या तो इससे जो है आयन अलग हो या अणु से आयन अलग हो, या कह रहा है जो है इलेक्ट्रॉन से आयन अलग हो, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जब कोई चीज किसी से फ्रेंड्स अलग होगी तो बेसिक से कॉमन सी चीज है कि उसमें फिर कमी आएगी, ठीक है ना। तो वही चीज कह रहा है कि भाई जब आयन से, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु से अलग होंगे या अणु से अलग होंगे या आयन से अलग होंगे तो फिर उनमें जो है कमी ही आएगी, क्योंकि वो अलग हो रहे हैं, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इसी क्रिया को फ्रेंड्स ऑक्सीकरण अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं अपचयन क्या होता है। वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। उसमें हम क्या करते थे, अलग करते थे तो कमी आती थी। इसमें हम ग्रहण कर रहे हैं, खुद ले रहे हैं, इसमें हम रिसीव कर रहे हैं। तो आप खुद कॉमन सेंस से सोचिए, जब हम किसी चीज को रिसीव फ्रेंड्स करते हैं तो उसमें वृद्धि होती है या कमी? आई थिंक तो फ्रेंड्स वृद्धि ही होती है, 100 में 100%। आगे थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ग्रहण करता है अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। डेफिनेटली वृद्धि होगी, जब हम किसी चीज को ग्रहण करेंगे, लेंगे तो उसमें वृद्धि होगी। वही उसमें क्या हो रहा था फ्रेंड्स, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन अलग हो रहे थे तो इलेक्ट्रॉनों में कमी हो रही थी। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं, ये क्या होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रक्रम एक साथ ही एक समय पर घटित होते हैं। कहने का मतलब है, कह रहा ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ में हो और एक समय पर भी हो, कह रहा ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या अपचयोपचय अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
ये जो लास्ट वाला फ्रेंड्स रेडॉक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9th 10th 11th 12th या फिर जो है आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे ग्रुप डी है, एनटीपीसी है या फिर पॉलिटेक्निक है, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही आपका जो है पूछा जाता है, तो इस पे थोड़ा सा फोकस कर लेना है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दैनिक जीवन पर प्रभाव, क्या क्या प्रभाव होता है या हम इसको कह सकते हैं उदाहरण इसके कौन कौन से, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं फिर देखते हैं ताकि ये चीज ढके ना, ठीक है ना। चलिए कह रहा संक्षारण, संक्षारण क्या होता है तो भाई हम सभी लोग जानते हैं, अगर हम अपने गांव वाली भाषा में बोले तो जो पदार्थ होते हैं तो उसमें जो जंग लग जाती है, जैसे लोहा है, लोहे में जंग लग जाती है तो उसको हम विज्ञान की भाषा में फ्रेंड क्या बोल सकते हैं, संक्षारण बोल सकते हैं। या फिर आपने कई बार देखा होगा जो चांदी वगैरह होती है उसमें जो है ऑक्सीजन के साथ में वो अभिक्रिया करती है तो उसमें जो है वो काली बहुत जल्दी ही हो जाती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। ये थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं इसके बारे में। संक्षारण, नम वायु के संपर्क में, वायु कैसी होनी चाहिए, नमी युक्त होनी चाहिए, कहने का मतलब है उसमें आर्द्रता होनी चाहिए, उसमें मॉइस्चर होनी चाहिए, ठीक है ना। में आने पर सतह की धातु का क्षरण संक्षारण कहलाता है, आने पर सतह की धातु का क्षरण संक्षारण कहलाता है। यह एक ऑक्सीकारक प्रक्रम है, मतलब ऑक्सीकारक प्रक्रम का मतलब क्या है, प्रक्रिया है। ओके चलिए भाई लास्ट पॉइंट है विकृत गंधिता। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं, गंध मीन्स क्या होता है, गंध मीन्स होता है भैया जो है क्या कहते हैं, जो आपकी महक आती है, हम जिसे महक या फिर बोल सकते हैं कि भाई गंदी महक, क्या बोल सकते हैं, गंदी महक, महक बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो उसको ही तो बोलते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं इसको। खाद्य पदार्थों में उपस्थित तैल, तैल का मतलब जो तेल, तेल जो भाई कोई भी चीज हम खाने वाली बनाते हैं ना तो उसमें भी तेल डाल के जो भी छौंकते बोकते हैं, जो भी उसको पकाते हैं तो तेल डाल के ही तो पकाते हैं, तो वही चीज कह रहा है। और वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना ही विकृत गंधिता कहलाती है। कह रहा है कि जो खाने वाली खाद्य पदार्थों का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जो खाने के योग्य हैं, जैसे आपकी नमकीन है, बिस्किट्स हैं, कई पैकेजिंग के जो फूड्स होते हैं आजकल चलते हैं, अचार वगैरह हो गया, तो ये चीजें जो उसमें तेल उपस्थित होता है और वसा के मंद ऑक्सीकरण से उसके स्वाद और गंध में गंध का बदल जाना ही आपका विकृत गंधिता जो है फ्रेंड्स कहलाती है। सो फ्रेंड्स ये हमारी पहली वीडियो थी, आप रियल में बताइएगा, आप पे कोई प्रेशर नहीं है कि जो है आपको कितना और कैसा समझ में आया, ठीक है। इस वीडियो को अधिक से अधिक फ्रेंड्स जो है शेयर करने की कोशिश करना ताकि जो है हमारी वीडियो जो है लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।